हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट 130 माई मिस्ट्रेसेस आइज आर नथिंग लाइक द सन को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। इस पोएम को समझने से पहले इसके पोएट महान विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ और 1616 में ये नहीं रहे। शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट यानी ड्रामा लिखने वाले कलाकार और पोएट की तरह मशहूर हैं। इन्होंने रफली 37 प्लेस और 154 सॉनेट्स लिखी, जिनके लिए इन्हें सबसे ज़्यादा फेम मिला। साथ ही इन्होंने कुछ लॉन्गर पोएम्स जैसे वीनस और अडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीसी भी लिखे। शेक्सपियर के सॉनेट्स के बारे में जानें तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे, जिनके थीम्स कई सारे हैं, जैसे लव, डिज़ायर, आर्ट, सॉरो, हैप्पीनेस। सभी सॉनेट्स को साल 1609 में एक क्वार्टो में पब्लिश किया गया। शेक्सपियर ने इस फॉर्म के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किया कि इस फॉर्म का नाम शेक्सपियरियन सोनेट ही रख दिया गया। सोनेट 14 लाइंस की एक पोएम होती है जो कि शेक्सपियर ने काफ़ी यूज़ की और एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ यूज़ की। वो पैटर्न कुछ ऐसे था कि वो शुरू में 3 क्वाट्रेंस यानी 4 लाइन के स्टैंजाज यूज़ करते थे, 3 into 4 12, और लास्ट में एक राइमिंग कपलेट होती थी। कपलेट यानी 2 लाइन्स, तो 12 + 2 = 14 लाइन्स की पोएम इसी पैटर्न में शेक्सपियर बार बार लगातार लिखते थे और इस तरह उन्होंने 154 सॉनेट्स लिखी। तो इस फॉर्म का नाम शेक्सपियर के नाम पर ही पड़ गया। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड में इसको ना तो इंट्रोड्यूस करवाया था, ना ही ओरिजिनली सोनेट इंग्लैंड से बिलोंग करती है, वो इटली से बिलोंग करती है। ऐसा माना जाता है कि सॉनेट्स 1 to 126 एक यंग मैन को, यानी मिस्टर WH करके एक यंग मैन है, उनको डेडिकेटेड है। और जो सोनेट 127 to 154 है वो किसी डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। एग्जैक्टली इन लोगों की हमें आइडेंटिटी नहीं पता, पर ये शेक्सपियर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले पैट्रॉन्स हो सकते हैं। शेक्सपियर असल में इनसे इमोशनली अटैच्ड भी हो सकते हैं, या केवल आउट ऑफ एडमिरेशन या अप्रिसिएशन भी ये सोनेट्स शेक्सपियर ने इनको एड्रेस की हो सकती हैं। आज की हमारी सोनेट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इसके थीम्स हैं लव, ब्यूटी और किस तरह इनको पोएट्री में एक्सप्रेस किया जाता है। इस पोएम को अक्सर एक सटायर यानी व्यंग की तरह देखा जाता है, जो कि उस ज़माने की ट्रेंड को मॉक करती है या उसका मजाक उड़ाती है। वो ट्रेंड या फैशन ये था कि जो पोएट्स होते थे वो अपनी खासकर फीमेल जो लवर्स होती थी उनको बड़ी बड़ी चीज़ों से कंपेयर करते थे, कभी आसमान से, चांद से, सितारों से, सूरज से। तो पोएट उस चीज़ को, उसी थीम को लेते हैं और उसे मॉकिंग टोन में ट्विस्ट कर देते हैं और पहली ही लाइन में पढ़ने वाले को सरप्राइज़ कर देते हैं, ये अनाउंस कर कर कि उनकी मिस्ट्रेस यानी उनका जो लेडी लव है, उनकी प्रेमिका, उनकी आँखें बिल्कुल भी सूरज जैसी नहीं हैं, सूरज जैसी चमकदार नहीं है। नहीं, शेक्सपियर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो अपने जो लेडी लव है उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके इंटेंशंस कुछ और हैं? ये हमें पोएम पढ़कर पता लग सकता है। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। स्टैंजा 1 की फर्स्ट 2 लाइन्स। My mistress's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips is red. तो पोएट इन लाइन्स में बोलते हैं कि मेरी मिस्ट्रेस यानी जो मेरी प्रेमिका है उसकी आँखें कतई बिल्कुल भी सूरज जैसी नहीं हैं। और सेकंड लाइन में वो बोलते हैं कोरल, यानी कोरल क्या होता है? समुद्र में पाए जाने वाला एक रत्न समझ लीजिए, जिसे हिंदी में मूंगा बोल देते हैं या पुखराज बोल देते हैं। तो वो रेड कलर का होता है, उसके कई शेड्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो इस कोरल का जो कलर है वो कहीं ज़्यादा लाल है मेरी प्रेमिका के जो लिप्स हैं उसकी लाली से।
लिप्स इज़ रेड, यानी जो उसकी लिप्स पर जो रेड कलर है, लिप्स का रेड कलर है, उससे तो बहुत ज़्यादा लाल क्या होता है, कोरल। तो शुरू की 2 लाइंस जो हैं बड़ी ही अनफ्लैटरिंग हैं, यानी कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट्स आर डन, इफ़ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। फिर से कंपैरिजन हो रहा है। तो पोइट बोलते हैं 3rd लाइन में, इफ़ स्नो बी वाइट, अगर स्नो यानी जो बर्फ़ होती है वो वाइट है, वाई देन हर ब्रेस्ट्स आर डन, तो वो कह रहे हैं पूछने वाली टोन में, तो मेरी प्रेमिका के जो ब्रेस्ट हैं यानी जो उसका सीना है वो ग्रे क्यों है। तो यहाँ पर भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्नो की तरह वाइट उजला उसका सीना है, वो कहते हैं स्नो तो वाइट होती है लेकिन इसके जो ब्रेस्ट्स हैं वो तो ग्रे हैं और उतने ब्राइट नहीं हैं। फिर 4th लाइन में वो बोलते हैं, इफ़ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड, और फिर से अब एक कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर बालों का। वो कहते हैं कि अगर वायर्स होते हैं तो ब्लैक कलर के वायर्स तार ही उसके सर पर उगते हैं। तो पोइट ने यहाँ पर बालों का कंपैरिजन वायर्स से किया है, तारों से किया है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन तो नहीं है। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें आइज़ को सन से कंपेयर कर कर बताया गया है कि नहीं, ये दोनों समान नहीं हैं। कोरल कलर जो होता है उसको ज़्यादा अच्छा बताया गया है प्रेमिका के होठों के लाल कलर से। स्नो वाइट होती है लेकिन प्रेमिका के ब्रेस्ट तो ग्रे हैं, और जो उसके हेयर्स हैं, बाल हैं, वो वायर यानी तारों जैसे हैं। नेक्स्ट क्वाट्रेन पढ़ते हैं, दैट इज़ क्वाट्रेन नंबर 2। आई हैव सीन रोजेस डमस्क्ड रेड एंड वाइट बट नो सच रोजेस सी आई इन हर चीक्स। तो पोइट बोलते हैं कि मैंने रोजेस यानी गुलाब देखे हैं मिले जुले। डामस्क्ड मतलब होता है आपस में मिले जुले, या फिर कभी कभार प्लांट्स पे होता है ना, एक कलर के वो होते हैं लेकिन दूसरे कलर के भी बीच में पैचेस होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसमें स्ट्राइप्ड पैटर्न्स होते हैं, तो मिले जुले से मतलब है यहाँ पर। तो उन्होंने रोजेस देखे हैं जिनमें क्या कलर्स होते हैं मिले जुले, रेड और वाइट, लाल और सफ़ेद। बट नो सच रोजेस सी आई इन हर चीक्स, लेकिन कहते हैं कि ऐसे कोई रोजेस मैंने अपनी जो लवर है उसके गालों पर नहीं देखे। अब देखिए कितना सुंदर है, रेड और वाइट रोजेस का उन्होंने मिला जुला मिश्रण देखे हैं, ऐसे रोजेस जो कि रेड भी हैं वाइट भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो लवर है उसके गालों पर ऐसे कोई रोजेस नहीं देखे, क्योंकि गाल वाइट है और उस पर रोज़ यानी जो ब्लश आता है, तो यानी जैसे रेड और वाइट रोजेस होते हैं वैसे गालों पर उन्होंने रेड और वाइट का कोई मिक्सचर इतना सुंदर नहीं देखा। एंड इन सम परफ्यूम्स इज़ देयर मोर डिलाइट दैन इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स। अब वो बोलते हैं कि और वो जो कुछ परफ्यूम्स होते हैं, कुछ इत्र जो होते हैं, उनमें ज़्यादा डिलाइट है, ज़्यादा सुगंध है, ज़्यादा उन्हें सूंघ कर अच्छा लगता है मुझको। किससे ज़्यादा, दैन वर्ड का यूज़ है, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं वो। इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स, उस ब्रेथ से यानी जब मेरी मिस्ट्रेस सांस लेती है तो जो वो सांस छोड़ती है तो वो परफ्यूम से कम अच्छी होती है, और रीक्स वर्ड का यूज़ है यानी बहुत अच्छी उसकी उन्हें सांसें नहीं लगती, थोड़ा मतलब बदबू जैसा भी हम समझ सकते हैं। आई लव टू हियर हर स्पीक येट वेल आई नो दैट म्यूज़िक हैथ अ फार मोर प्लीजिंग साउंड। तो पोइट बोलते हैं कि मुझे बहुत पसंद है उसको सुनना, उसको बोलते हुए सुनना, मेरी लवर को। येट वेल आई नो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्या, दैट म्यूज़िक हैथ अ फार मोर प्लीजिंग साउंड, लेकिन उसकी बातों से, उसकी आवाज़ से कहीं ज़्यादा अच्छा और प्यारा साउंड, प्यारी जो धुन और आवाज़ होती है वो म्यूज़िक की यानी संगीत की होती है। तो यहाँ पर वो संगीत से भी कंपेयर कर कर अपनी जो लवर है उसकी आवाज़ को नीचा ही बताते हैं। आई ग्रांट I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. और पोएट बोलते हैं कि हाँ, मैं ये भी अब कबूल करता हूँ, I grant, I never saw a goddess go. मैंने कभी भी किसी गॉडेस को चलते हुए नहीं देखा।
गॉडेस यानी किसी दिव्य आत्मा को, किसी दिव्य स्त्री को चलते हुए नहीं देखा। माई मिस्ट्रेस, जो मेरी लवर है, जब वो चलती है तब वो ज़मीन पर ही चलती है। ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर चलती है। ट्रेड मतलब चलना, यानी वो कोई भी गॉडेस नहीं है जिसके चलने पर ऐसा लगे कि हेवन से उतर कर कोई आया है। बड़े ही आम चाल के साथ, बड़ी ही आम तरीके से मेरी जो मिस्ट्रेस है वो चलती है। और लास्ट कपलेट आ जाती है अब, जहाँ पर पोएट अपनी जो बात है उसका थोड़ा टोन और सब्जेक्ट चेंज करते हैं। यानी पूरी तरह सब्जेक्ट चेंज नहीं कर देते, लेकिन जो बात का तरीका है उसे एक तरह का कंक्लूजन देते हैं, जिसमें कि हमारी जो बाकी की पोएम है और उसमें जो टेंशन क्रिएट हुई होती है वो एक तरीके से रिजॉल्व हो जाती है। एंड येट बाय हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर एज एनी शी बिलाइड विथ फॉल्स कंपेयर। पोएट बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये सब जो मैंने इससे पहले बोला, पिछली 12 लाइंस में जो मैंने बोला कि मेरी लवर किसी भी बड़ी चीज़ के कंपैरिजन में कम ही है, उसके बावजूद भी बाय हेवन यानी जो स्वर्ग है, जो भगवान का घर है, उसकी कसम खाकर मैं कहता हूँ, आई थिंक माई लव एज रेयर, कि मैं अपने लव को, अपने प्यार को उतना ही रेयर, उतना ही दुर्लभ, उतना ही मुश्किल से पाया जाने वाला समझता हूँ जितना कि एज एनी शी बिलाइड विथ फॉल्स कंपेयर, जितना कि वो सभी औरतें रेयर थीं जिनको कि झूठे झूठे कंपैरिजन कर कर उनसे झूठ बोला गया। जितनी वो औरतें अपने जो लवर्स थे, लवर पोइट्स थे, उनके लिए रेयर थी, उतनी ही मेरी लवर भी मेरे लिए रेयर है, दुर्लभ है। उसके जैसा मुझे कोई नहीं मिलेगा। ये पोएम बहुत ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बड़ी ही क्लेवर भी लगती है कि असल में पोइट कहना क्या चाह रहे हैं। सोच सकते हैं कि पोइट ने तो शायद बेइज्जती कर दी अपने प्रेमिका की, और प्रेमिका तो गुस्सा भी हो गई होगी ये पढ़कर। लेकिन इस पोएम के मीनिंग्स को अगर जानें तो हमें समझ में आएगा कि ये पोएम कितनी क्लेवर है, स्मार्ट है और हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। इस पोएम के थीम्स को देख लेते हैं। पहला है लव और ब्यूटी का। जो लव की फीलिंग होती है वो लवर को यानी प्रेमी को, प्रेमिका को अपने आप हमारी नज़रों में सुंदर या ब्यूटीफुल बना देती है। और उस ब्यूटी को बताने के लिए हम जो चीज़ें नहीं भी होती हैं उनको भी सच मानने लग जाते हैं। इस पोएम में रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया है पोइट ने एक तरह से, कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। जो जो रियल थी चीज़ें केवल उन्हीं को अपने लव को व्यक्त करने के लिए चुना है। और ये अपने आप में इम्प्रेसिव भी है, क्योंकि ये इम्प्रेशन देता है कि उनका प्रेम इतना सच्चा है कि वो अपने लवर की तारीफ़ में भी झूठ नहीं बोल सकते। लव और सुपरफिशियल जो चीज़ें होती हैं, यानी नकली जो चीज़ें होती हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हमारा प्यार, लोगों की फीलिंग्स सच्ची होती हैं, लेकिन क्योंकि एक तरीका, उन्हें एक ट्रेंड है, एक फ़ैशन है, पहले से चीज़ें कन्वेंशनली सेट हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर चीज़ों के थ्रू ही अपना प्यार को जताना मानते हैं। जैसे कि फूल ले लिए या फिर एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहा तो लोगों को ये लगता है कि वो प्यार नहीं कर रहे। वैसे ही पोइट्री में जब हम लवर की तारीफ़ कर रहे हैं तब लोग सोचते हैं कि इतनी इतनी चीज़ों से तो कंपैरिजन होना ही चाहिए, तो वो लव सच्चा होते हुए भी सुपरफिशियलिटी की तरफ बढ़ने लगता है। और जो ट्रू लव होता है उसमें भी कितना झूठ बोलना पड़ता है, और वो झूठ शायद हम कभी कभी कॉन्शियसली बोलते हैं, कभी कभी अनकॉन्शियसली बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो लवर होता है, ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि वो दुनिया का सबसे सुंदर शख्स हो, लेकिन तब भी हमको लगता है वो एक झूठ है। लेकिन वो झूठ हमें इतना प्यारा लगता है और उसे सही बनाने के लिए हम तरह तरह के कंपैरिजन करते हैं। ये भी इस पोएम के थ्रू व्यक्त किया गया है, क्योंकि पोएट उन कंपैरिजन्स को नकारने के लिए उनसे कंपैरिजन तो करते हैं, और हमें समझ में आता है कि उस ज़माने में या हर ज़माने में लोग किन किन चीज़ों से अपने लवर का कंपैरिजन कर बैठते हैं। लव कितना कॉमन है फिर भी कितना रेयर है। लव 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 ये सब हम अपने आसपास सुनते रहते हैं,
फीलिंग्स, इमोशंस। लेकिन असल में ट्रू लव जो होता है वो रेयर भी कितना है, क्योंकि हमें जो अपना लवर है वो कितना रेयर लगता है कि हमें लगता है कि इसके अलावा तो हमें कोई मिल ही नहीं सकता। ये झूठ है या सच, ये समय ही बताता है, कभी नहीं भी बताता। साथ ही में पोएट ये कहते हैं कि भले ही इन अच्छी अच्छी चीज़ों से उनका लवर कमतर है, लेकिन फिर भी वो उससे इतना प्यार करते हैं अपनी लवर से कि ज़रूरी नहीं कि वो इन चीज़ों के मुकाबले कुछ हो ही, वो जैसी है वैसी ही पोएट को पसंद है। ये थी विलियम शेक्सपियर की सोनेट 130 माई मिस्ट्रेसेस आइज़ आर नथिंग लाइक द सन। आपको इस वीडियो से इस पोएम को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे यहाँ लिटरेचर से जुड़े हुए अपडेट्स पोस्ट होते हैं। कमेंट कर कर बताएं कि आगे आप कौन से वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।